हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? जैसे कि आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत है। और आप लोगों को पता है क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्लास चल रही है आप लोग, जिसमें हम चैप्टर पढ़े थे फॉर्म और फॉर्म का सिद्धांत। ठीक है, इसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ लिए थे, जैसे फॉर्म क्या होता है, ठीक है, उसके सिद्धांत क्या है, मार्केट के बारे में हमने पढ़ा था, बाजार क्या होती है और बाजार के प्रकार हमने पढ़े थे। इसके अलावा हमने देखा था कि संप्राप्ति क्या होता है, जिसको आप रेवेन्यू कहते हैं, है ना। इसमें हमने टोटल रेवेन्यू पढ़ा था, हमने एवरेज रेवेन्यू पढ़ा था, साथ में हमने मार्जिनल रेवेन्यू पढ़ा था। फिर हमने इन दो जो तीन हमने चीज़ पढ़ी थी रेवेन्यू में, इनके बीच में रिलेशन देखे थे कि क्या क्या होता है। इसके अलावा हमने कल दो तीन टाइप के कर्व पढ़े थे, है ना। जिसमें हमने देखा था कि अगर पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार कहीं पे होता है तो उसमें आपका संप्राप्ति जो वक्र है वो कैसा होता है। और इसके अलावा हमने देखा था कि जैसे आपका एकाधिकार बाजार होगा तो उसमें आपका एमआर और एआर का जो वक्र है वो कैसे, ठीक है। तो आज इसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा लाभ, लाभ अधिकतमकरण, है ना। नाम से ही लग रहा होगा आपको लाभ अधिकतमकरण क्या होता है। मतलब कोई फर्म है, अगर कोई फर्म है वो कोई बिजनेस कर रहा है, ठीक है, कोई चीज आपको बेच रहा है, तो उसका जो मेन मोटिव होगा, जो मेन उद्देश्य क्या होगा, वो होगा प्रॉफिट कमाना। क्या होगा? प्रॉफिट कमाना। तो ज्यादा से ज्यादा वो लाभ कमा सके, ज्यादा से ज्यादा वो प्रॉफिट कमा सके, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? लाभ अधिकतम करण। ठीक है, तो इसको अगर हम लिखेंगे, इसमें लिखेंगे किसी उत्पादक किसी उत्पादक या फर्म का किसी उत्पादक या फर्म का मुख्य उद्देश्य होता है कि फर्म, है ना, कोई उत्पादक हो सकता है, फर्म हो सकता है, उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो है अधिकतम लाभ कमाना। क्या होता है उसका मुख्य उद्देश्य? अधिकतम लाभ कमाना। इसके लिए फर्म, इसके लिए जो फर्म होता है, के लिए जो फर्म होता है वो यह तय करता है के लिए जो फर्म होता है वो यह तय करती है कितना उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और किस मूल्य पर बेचना है। तो लाभ अधिकतमकरण क्या है? किसी उत्पादक या फर्म का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अधिकतम लाभ कमाना, है ना। और वो अधिकतम लाभ कैसे करेगा? इसके लिए वो क्या करेगा? फर्म यह तय करती है कि कितना उसको उत्पादन करना है, कितना उसको प्रोडक्शन करना है और उसको किस मूल्य पर बेचना है। ऐसा थोड़ी कि आपने बहुत सारा कोई चीज मैन्युफैक्चर कर दी, उत्पाद तो बहुत ज्यादा कर दिया और उसके रेट आपने क्या कर दिए, उसके रेट या जो उसका मूल्य है वो आपने ढंग से एडजस्ट नहीं करा, है ना। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप उत्पाद तो कर रहे हो लेकिन उसको किस मूल्य पे बेच रहे हो, तभी तो आपको क्या होगा? लाभ होगा। और फर्म फर्म कभी ये नहीं चाहेगा ना, कोई भी फर्म हो या कोई भी उत्पादक हो, वो ये तो नहीं चाहेगा कि वो हमेशा लॉस में रहे, है ना। वो प्रॉफिट कमाना चाहेगा।
तो प्रॉफिट के लिए वो क्या करेगा, प्रॉफिट के लिए वो ये देखेगा कि उसको कितना प्रोडक्शन करना है और उसको किस रेट पे बेचना है। ये दो चीजें डिसाइड करेंगे कि उसको लाभ होगा या नहीं होगा। ठीक है, इसको नोट करेंगे। अच्छा, जो लाभ अधिकतम करण है उसको एक मात्रक होता है, जैसे पाई, तो पाई से भी डिनोट करते हैं। तो अगर मैं लिखना चाहूँ, पाई अगर निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे, जो उसकी कुल संप्राप्ति होगी, क्या होगी, जो उसकी कुल संप्राप्ति होगी उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं जितना पैसा उसने लगाया, कुल लागत, कितना उसको रेवेन्यू मिला, है ना, जितना भी उसको पैसा मिला, जो भी उसने बेचा या जो भी बिजनेस करा, उसमें से उसने कितना पैसा लगाया था, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो क्या आएगा मेरे पे, लाभ अधिकतम कर, जो भी उसने लाभ कमाया होगा, तो उसको पाई से भी डिनोट करते हैं आप। ठीक, तो नोट करेंगे। ठीक है, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। देखो, अब जो होता है हमारा लाभ अधिकतम करण, उसकी कुछ शर्तें हैं। क्या है, लाभ अधिकतम करण की कुछ शर्तें हैं। इसमें हम मेनली तीन शर्तें पढ़ेंगे। पहली शर्त लिखिए, तो पहली शर्त क्या है, जो सीमांत लागत है, ठीक है, जो मार्जिनल आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करी होगी वो किसके बराबर होगी, सीमांत संप्राप्ति, मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होगा। तो तभी आपको क्या होगा, लाभ होगा, अधिक से अधिक लाभ होगा। तो इसको हम, जैसे सीमांत लागत को हम क्या कहते हैं, एम सी, और जो हमारा सीमांत संप्राप्ति होता है वो होता है एम आर। एम सी मतलब यहाँ पे लिख दूं मैं, मार्जिनल, मार्जिनल कॉस्ट, और ये होता है मार्जिनल। पहली शर्त आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो किसके बराबर होनी चाहिए, मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होनी चाहिए, तभी आपको क्या होगा, लाभ अधिकतम। ठीक है, पहला वाला नोट करेंगे। ठीक है, लिख लिया, आगे बढ़े। तो पहली शर्त तो आपने देख ली। दूसरी शर्त देखते हैं, दूसरी शर्त क्या है। दूसरी शर्त यह है कि संतुलन, संतुलन पर, संतुलन पर सीमांत लागत, संतुलन पर सीमांत लागत आसमान न हो। क्या बोला है मैंने, संतुलन पर सीमांत लागत आसमान न हो। इसका मतलब क्या है कि जब आप फाइनली जब आपने कोई चीज बेची और लास्ट में आपने कैलकुलेट करा कि देखते हैं कि मेरे को प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि जब आपने कोई चीज, कितना पैसा लगाया, एक तो होता है कि आपने पैसा लगाया, है ना, आपने कितना पैसा लगाया, कितनी भी अमाउंट हो सकती है, ठीक है, और कितना आपने क्या करा, कमाया। एक है आपने पैसा लगाया, एक है आपने पैसा कमाया।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पैसा, सपोज आपने किसी चीज में 1000 रुपए लगाए, है ना, और आपको पैसा कमाया आपने 800 रुपए। क्या कह रहा हूं मैं, बात समझो। अगर आपने कहीं पैसा लगाया 1000 रुपए और आप पैसा कमा रहे हो 800 रुपए, तो यहाँ पे मुझे साफ दिख रहा है कि मुझे 200 रुपए का क्या है, नुकसान हो गया। तो वही कह रहा है कि जब संतुलन होगा उस टाइम पे आपको सीमांत लागत जो आपने मार्जिनल कॉस्ट लगाई है उसमें हाशमान नहीं होना चाहिए, है ना, उसमें आपको लॉस नहीं होना चाहिए। समझ गए? फटाफट नोट करेंगे। ठीक है, तीसरा करते हैं हम, तीसरी शर्त देखते हैं, तीसरी शर्त क्या है। तीसरी शर्त है कि संतुलन पर अल्पकाल में कीमत अल्पकाल में कीमत है, संतुलन में अल्पकाल में कीमत औसत परिवर्ती लागत की औसत परिवर्ती लागत की तुलना में औसत परिवर्ती लागत की तुलना में अधिक या समान हो, तथा तथा दीर्घकाल दीर्घकाल में दीर्घकाल में कीमत औसत लागत की तुलना में औसत लागत की तुलना में अधिक या समान हो। अधिक या समान हो। तो क्या कह रहा है, जब आप संतुलन करेंगे लास्ट में तो क्या होगा, अल्पकाल, अगर शॉर्ट टाइम की बात करूं मैं, तो जो कीमत होगी, जो प्राइस होगा, वो किससे ज्यादा या अधिक होना चाहिए, है ना, उसके या तो बराबर हो, किसके बराबर, औसत परिवर्ती लागत, है ना, औसत परिवर्ती लागत, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। औसत परिवर्ती लागत को क्या बोलते हैं हम, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखूं, तो अगर अल्पकाल होगा, शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, अगर शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, तो जो आपका प्राइस होगा वो ज्यादा होगा या बराबर होगा किसके, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, औसत परिवर्ती लागत की। ठीक है, और अगर दीर्घकाल हो, ज्यादा टाइम की बात कर रहा हूं, उस टाइम पे जो आपका प्राइस होगा, जो आपका मूल्य होगा, जो आपकी कीमत होगी, वो ज्यादा या बराबर होनी चाहिए एवरेज कॉस्ट की। इन दोनों में डिफरेंस है ना, एक है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एक है एवरेज कॉस्ट। तो ये दो कंडीशन होंगी, मतलब अगर अल्पकाल होगा तो जो मूल्य होगा वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए, और अगर दीर्घकाल होगा तो जो आपका मूल्य होगा वो ज्यादा या बराबर होना चाहिए एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन होती है दीर्घकाल और आपका अल्पकाल के लिए, तो आपको क्या होगा, लाभ होगा। तो हमने ये तीसरी शर्त है इसमें। ठीक है, इसमें अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, ये होता है एवरेज
ठीक है, नोट करेंगे। ठीक है, नोट हो गया, आगे बढ़े। अब हम लाभ की बात करते हैं, लाभ के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं, सामान्य लाभ। सामान्य लाभ सामान्य लाभ क्या होता है, देखो, है ना। नॉर्मल जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वो क्या होता है। सपोज आपने कोई चीज क्या करी, 200 रुपए में बेची, है ना, और आपको जब मुनाफा हुआ तो आपको 200 ही मिले। आपने 200 रुपए लगाए और 200 रुपए ही आपको मिले। तो ये चीज क्या है, आपको ना तो लॉस हुआ ना आपको प्रॉफिट हुआ, जितना लगाया था उतना आ गया। तो आप क्या कर सकते हो, आप दोबारा क्या कर सकते हो, अपना मतलब व्यापार कर सकते हो, है ना। जितना पैसा आपने लगाया उतना ही पैसा अगर आपको मिल गया तो आप व्यापार कर सकते हो, मतलब आप रेस में हो भी। अगर आपको घाटा हो जाता है ना, अगर आपने 200 रुपये लगाए होते और आपको 100 रुपये मिल रहे होते तो आपको घाटा हो गया 100 रुपये, तो आप एक पल के लिए हिचकिचाएंगे कि बिजनेस करूंगा नहीं करूंगा, व्यापार करूंगा या नहीं करूंगा। और एक कंडीशन और है, अगर आपने 200 लगाया और आपको 300 मिल गए, तब तो प्रॉफिट होगा, तब तो होना ही है ना, तब तो मैं और ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। लेकिन अगर सिर्फ आपने जितना लगाया उतना आपको मिला, तो ये कंडीशन होती है किसकी, सामान्य लाभ की। तो ये कंडीशन वो कंडीशन होती है जब आपको ये व्यापार में बनाए रखे। मतलब आपने कहा ठीक है, मैंने 200 लगाए और मेरे को 200 मिले, तो मैं अब व्यापार आगे और कर सकता हूँ, है ना। अगली बारी के लिए आप क्या करोगे, व्यापार में बने रहो। ठीक है, तो अगर इसको परिभाषा लिखूं मैं, तो सामान्य लाभ क्या होता है, लाभ का न्यूनतम स्तर, लाभ का न्यूनतम स्तर जो एक फर्म को, लाभ का न्यूनतम स्तर जो एक फर्म को सामान्य रूप, जो एक फर्म को, जो एक फर्म को इसके वर्तमान, जो एक फर्म को इसके वर्तमान व्यापार में बनाए रखने के लिए, वर्तमान व्यापार में बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। तो लाभ का वह न्यूनतम स्तर जो एक फर्म को के वर्तमान व्यापार में बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सामान्य लाभ कहते हैं। ठीक है, नोट करेंगे इसको। फिर अगर मैं पहला तो ये हो गया मेरा सामान्य लाभ, दूसरा हम इसमें देखेंगे अधिक, अधिक सामान्य लाभ। तो इसमें नाम नाम से ही लग रहा होगा, अधिक सामान्य लाभ, मतलब सामान्य लाभ से जब हम अधिक लाभ कमाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, अधिक सामान्य लाभ कहते हैं। ठीक है, उसमें आप लिख भी सकते हो कि वह लाभ जो एक, वह लाभ, वह लाभ
जो एक फर्म सामान्य लाभ के ऊपर तो एक तो हो गया सामान्य लाभ जो आपको व्यापार में बनाए रखता है, एक हो गया अधिसामान्य लाभ। सामान्य लाभ से जो ऊपर अधिक थोड़ा सा उससे जो ऊपर लाभ होता है उसे हम क्या कहते हैं, अधिसामान्य लाभ। ठीक है, तो ये दो टाइप के हमने लाभ पढ़े हैं। अभी इसमें एक और पॉइंट रहेगा, तब तक इसे नोट करेंगे। फिर तीसरा देखेंगे इसमें, लाभ अलाभ बिंदु क्या होता है। इसमें लिखेंगे पूर्ति वक्र का वह बिंदु पूर्ति वक्र का वह बिंदु जिस पर एक फर्म पूर्ति वक्र का वह बिंदु जिस पर एक फर्म केवल साधारण लाभ अर्जित करती है, साधारण लाभ अर्जित करती है वह फर्म का लाभ अलाभ बिंदु कहलाता है। ठीक है, नोट करेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने, नोट कर लिया। तो लाभ के तीन प्रकार हमने पढ़ लिए इसके। ठीक है, सामान्य लाभ, अधिसामान्य लाभ और लाभ अलाभ बिंदु। ठीक, तो चैप्टर आपका अब ज्यादा नहीं बचा है। ठीक है, जो मेन मेन चीजें हैं हम कर ही रहे हैं और उसके अलावा भी हमने आगे करना है इसको, तो उसको रिवाइज करते रहिए आप लोग। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। ठीक है।